अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूजर इंटरफेस डिजाइन की बात कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस के जो मेन कैटेगरीज हैं वो ये है कि पहला है कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस, दूसरा है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस, तीसरा है आपका डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस। तीनों ही कैटेगरी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं ये कोशिश करते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज को, इन तीनों टाइप के यूजर इंटरफेसेस बनाने के तरीकों को इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। अब इंटरफेस की चॉइस कैसे करेंगे, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये डिजाइनर के डिस्क्रिप्शन पे है, उसकी एक्सपीरियंस पे है, उसकी सोच पे है, उसकी कलाकारी पे है। अब जब आप ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा इंटरफेस उपयोग करना है। ये इंटरफेस वो होते हैं जिससे आप एक यूजर या जो एंड यूजर है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा? शुरुआत करते हैं कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस से। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें आप कमांड्स देते हैं। आपके पास कुछ कमांड होते हैं किसी लैंग्वेज में, उन कमांड बेस्ड इंटरफेस, जैसे अगर आपने पाइथन लैंग्वेज देखी हो, मैटलैब देखी हो, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कमांड बेस्ड कोई इंटरफेस है, लेकिन उसमें देखिएगा आप एक कमांड टाइप करते हैं और उस कमांड टाइप को करते हैं, जैसे इमेज रीड करते हैं, IMG रीड, तो पूरा का पूरा इमेज रीड हो जाता है। इसी तरीके से पाइथन के अलग अलग आपके कमांड्स हैं जो आप यूज करते हैं, तो आपके एक कमांड के अनुसार कुछ फंक्शनैलिटी आपकी रन हो जाती है। इसमें जो यूजर है उसको टाइप करना होता है कमांड किसी लैंग्वेज में, तो इसके डिजाइनिंग के लिए, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि हमको कमांड कौन से लेने हैं। कमांड के यूनिक नेम होने चाहिए, वो नाम जिनके बारे में मैं आगे भी जिक्र करूंगा। अगर एक आप कमांड लैंग्वेज इंटरफेस बनाना चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड, यानी कि एक हायर लेवल वाला, तो आपको यूजर्स को कुछ इस तरीके से कमांड देने होंगे ताकि वो उनको कंबाइन करके, जोड़ के कॉम्प्लेक्स कमांड बना सके, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। फिर जो कमांड को कंपोज करने की फैसिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको एक तो यूजर को बहुत ज्यादा कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कमांड आप कंसाइज, छोटा, कम टाइप करने के लिए कैरेक्टर्स जो आप दे रहे हैं वो होगा। इंटरैक्शन फास्टर हो जाएगा। आपने अगर मैटलैब और पाइथन पे काम किया है या कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जो विंडोज में आता है उस पर काम किया है, तो आपने देखा जैसे ही आप एंटर करते हैं फटक से रिजल्ट आता है, बिल्कुल जिसे कहेंगे कि लाइटनिंग स्पीड में आपका रिजल्ट आता है, अगर आपका सिस्टम अच्छा हो। केवल आपको इनपुट करना है कमांड को। एडवांटेजेस क्या है कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के? बहुत आसानी से डेवलप हो सकता है, और इसके लिए जो टेक्निक्स हैं ये इतनी डेवलप हो चुकी हैं, इतनी इस लेवल पे आ चुकी हैं कि आप एक बहुत अच्छा कमांड लाइन और लैंग्वेज इंटरफेस आप बना सकते हैं। बहुत ऐसे टर्मिनल्स जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्स हैवी नहीं है, या फिर जिन्हें हम कहें कॉन्फ़िगरेशन वाइज बहुत उच्च कोटि के नहीं है, उन पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंट है, बाकी और इंटरफेसेस से ज्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज भी होंगे इसके कुछ। पहला, समझना कितना मुश्किल है। आपको कमांड रखने होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आईपी कॉन्फ़िग क्या करता है, या आईपी कॉन्फ़िग की फैसिलिटी क्या है, या फिर उसकी स्पेलिंग क्या है, तो फिर आप कभी भी अपने सिस्टम का मैक आईडी नहीं जान पाएंगे। अगर यूजर को आप बोलें, जिसको उंगली में कोई दिक्कत हो गई, या इतने साल काम करने के बाद उसने कंप्यूटर पे उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? वो नहीं टाइप करना चाहता, वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करना चाहता है विदाउट बीइंग इंटरेक्टिंग विद द कीबोर्ड और माउस। माउस तो खैर यहाँ पर काम ही नहीं आएगा, कीबोर्ड की बात हो रही है। यूजर को अगर याद नहीं है कमांड तो वो गलत डालेगा तो एरर्स होंगी। इसके अलावा कीबोर्ड से इंटरेक्शन होगा, जैसे मैंने अभी आपको एक अर्ज किया कि माउस का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं है, आप सब चीजें कीबोर्ड से करेंगे। लेकिन आजकल आप माउस का भी उपयोग कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपका पेस्ट वगैरह आ जाता है। जो कैजुअल या इनएक्सपीरियंस यूजर हैं, नए यूजर हैं, थोड़े से जिसे जवा यूजर कह सकते हैं, वहां पर कमांड लैंग्वेज इंटरफेस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वहां इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाएगी। डिजाइनिंग अगर कमांड लैंग्वेज इंटरफेस की आपको करनी है तो इसके साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं? पहले कि आपको न्यूमोनिक्स डिसाइड करनी है। अगर आपको बोलना है कि मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, लिस्ट डायरेक्टरीज, तो आप उसका नाम क्या कहेंगे? लिस्ट डी कर सकते हैं, लिस्ट dir कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि इसका नाम मैं रख दूं क्रेजी, क्या ये नाम तर्कसंगत है? क्या ये नाम सही है? क्या ये नाम जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आपके डिजाइनर को एड्रेस करना है।
ये दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, न्यूमेरिक्स और इसकी मीनिंगफुलनेस। कम से कम शब्द हो, कम से कम इसमें अक्षर हो, आपका कमांड बहुत अच्छा रहेगा। अब डिजाइनर को ये पता करना है कि मैं जो यूजर को दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, न्यूमेरिक्स उसे याद रहे या अपने हिसाब से वो इनको चेंज कर सके। जैसे उसने लिस्ट डी दिया, जैसे मैंने बताया लिस्ट डी दिया, और यूजर ने कहा कि मैं इनको चेंज करके एल बना देता हूँ, क्योंकि वो लिस्ट डायरेक्टरी बहुत बार यूज करता है, तो वो बोलता है कि मैं इसको एल की तरह यूज करूंगा। क्या ये चीज आप देंगे? हाँ, आप दे सकते हैं। डिजाइनर को पता करना है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स कमांड, आपके प्रिमिटिव कमांड, जो छोटे छोटे कमांड है उनको जोड़ के ये कॉम्प्लेक्स कमांड कैसे बनाना है। कोई भी चीज अगर क्लियर या एम्बिगुअस ना हो तो वो दिक्कत करेगी, परेशानी क्रिएट करेगी। तो सिंटेक्स और सेमेंटिक जो आप इसमें बनाएंगे वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अब अगर आप ये बोलते हैं कि मैं यूजर को ऐसी फैसिलिटी देता हूं कि वो कमांड को कंबाइन करके और कॉम्प्लेक्स कमांड बना सके, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस्ड यूजर्स का होना बहुत जरूरी है। इनएक्सपीरियंस्ड यूजर के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। मेन्यू बेस्ड इंटरफेस पे आप आते हैं। मेन्यू क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं मेन्यू क्या होता है। आपके पास ये जीयूआई है, यहाँ पर अलग अलग मेन्यू बटन होते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपका यूं मेन्यू खुलेगा, फिर यहाँ पर आप कुछ क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन्यू खुलेगा। इस तरीके से ये चीज होती है। तो एडवांटेजेस क्या है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस के? पहला तो ये है कि आपको कमांड के नाम याद नहीं करना। टाइपिंग बिल्कुल कम है, जिनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो या जो बचते हैं इस चीज से, उनके लिए बहुत आसान है ये। आप माउस यूज करिए और टाइप कभी कभी करना पड़ सकता है। एक्सपीरियंस यूजर के लिए, जो एक्सपीरियंस है वो ये मानते हैं, उनको ये लगता है कि मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस बहुत स्लो है कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के बनिस्बत। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस यूजर हैं वो काफी फास्ट टाइप कर सकते हैं, वो सालों का एक्सपीरियंस है उनका, तो वो चाहते हैं कि मैं वो कमांड दूं कॉम्प्लेक्स कमांड बना के, तो उनके लिए मेन्यू बेस्ड इंटरफेस शायद उतना अपीलिंग ना हो। कमांड का कंपोजिशन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास मेन्यूज होते हैं। अगर जो एक्शन है लॉजिकल करेक्टिव्स इसमें ऐड और लगाते हैं आप, जैसे कमांड में आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है मेन्यू बेस्ड सिस्टम में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर नंबर्स ऑफ चॉइसेस, ये होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा, अब ये नहीं हो सकता तो ये होना चाहिए, ये सब जब चॉइसेस आ जाती हैं तो आपको डिजाइन करना मेन्यू बेस्ड इंटरफेस को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने हजारों मेन्यू चॉइसेस हो सकते हैं बड़े सॉफ्टवेयर में। तब आप क्या करेंगे? इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है इन सारे मेन्यू चॉइसेस को एक ऐसे फॉर्म में जो आप मैनेज कर सके। ये भी इसमें एक चैलेंज है। स्ट्रक्चर मेन्यू के लिए तीन चीजें हो सकती हैं, एक वॉकिंग मेन्यू, एक स्क्रॉलिंग मेन्यू, एक हिरारिकल मेन्यू। वॉकिंग मेन्यू में समझ लीजिए इस तरीके से है, आपके पास हजारों यहाँ पर चीजें दी हुई है, आप एक देखते हैं, एक बार में आप 4-5 देख सकते हैं, फिर उसको आप स्क्रॉल करिए या ऐसे करिए तो ये वाला इधर आ जाएगा। इसे हम वॉकिंग मेन्यू कहते हैं, या आप स्क्रॉलिंग मेन्यू कहते हैं, माफ कीजिएगा। स्क्रॉलिंग मेन्यू है जब मेन्यू ऑप्शंस बहुत सारे आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट हाइट सिलेक्शन, तो आप स्क्रॉल करते हैं उन्हें, ये स्क्रॉलिंग मेन्यू है। तो अलग अलग आप स्क्रॉलिंग में एक कोई सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं यूजर को। और जो मैं आपको पहले बता रहा था वॉकिंग मेन्यू में, ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब लार्ज मेन्यू लिस्ट आपके पास होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेन्यू आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो और एक मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो और मेन्यू खुल जाएगा। इसे हम वॉकिंग मेन्यू कहते हैं। वॉकिंग मेन्यू आप बार बार एक एक जगह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस आप ले सकते हैं, और ये एक के बाद एक उसी स्क्रीन में खुलेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्क्रीन आपके पास लिमिटेड है। डिजाइनिंग में खास ख्याल रखें कि उस लेवल तक ना ले जाएं जहां पर उसको स्क्रीन से बाहर दिखाई दे या स्क्रीन पे आई ना। हायरार्किकल मेन्यू का मतलब ये होता है ट्री स्ट्रक्चर, एक के बाद एक। तो इसमें क्या होता है कि एक जब दिखाई देगा तो दूसरा हट जाएगा, दूसरा जब दिखाई देगा तो तीसरा हट जाएगा या उसके ऊपर दिखाई देगा, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हायरार्किकल मेन्यू। वॉकिंग मेन्यू एक हायरार्किकल मेन्यू का ही फॉर्म है। जब आपका ट्री शैलो तब आप वॉकिंग मेन्यू का उपयोग करिए। हायरार्किकल मेन्यू ये काफी सारे आपके चॉइसेस को हैंडल कर सकता है, बट नेविगेशन प्रॉब्लम यूजर फेस करेगा। अगर वो ट्रैक लूज कर गया तब क्या होगा? हर आदमी कॉम्पिटेंट या फिर उस सॉफ्टवेयर के प्रति इतना तो डेवलपर है, आप जानते हैं, लेकिन उनका क्या जो इसे ग्रास रूट लेवल पे यूज करने वाले हैं। अब डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस ये क्या चीज है? ये आपको विजुअल मॉडल्स या ऑब्जेक्ट्स देता है, आइकन्स देता है। तो आपके पास आइकन होंगे, आइकन क्योंकि दिखते हैं, आप मान लीजिए ये एक आइकन है, ये आइकन है, आपको पता है ये रिसाइकल बिन है, यहाँ से उठा के इसको सीधा ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके के इंटरफेस को हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस कहते हैं। और इसमें जो
एक और नाम इसको दिया गया है, उसे हम आइकॉनिक इंटरफेसेस भी कहते हैं। एडवांटेज क्या है आइकॉनिक इंटरफेस के? आइकन्स क्योंकि इमेज है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, और जैसे मैंने बताया आपको कि आइकन्स बहुत आसानी से दिखते हैं, पता किया जा सकते हैं, तो उनके साथ वर्किंग भी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगेन एक्सपीरियंस यूजर जो कि एक तरीके से काफी जिनको आइडिया है, उनको ये स्लो लग सकता है। कॉम्प्लेक्स कमांड डायरेक्ट मैनिपुलेशन में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि आप एक कॉम्प्लेक्स कमांड यहाँ यूज करें। जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने डिलीट बताया आपको, तो अगर डिलीट करना तो एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे, एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे, एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे। जबकि ये कमांड लैंग्वेज इंटरफेस में आप एक ही कमांड से डिलीट स्टार डॉट स्टार से कर सकते हैं। अब विंडोइंग सिस्टम्स की बात होगी। जो विंडो यूजर है उनको जो विंडोज दिखती है वही विंडोज है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो आजकल के जीयूआई है विंडोइंग सिस्टम यूज करते हैं। ये विंडोइंग सिस्टम आपके विंडोज जनरेट करते हैं। तो एक विंडोज में बेसिक एंटिटी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। तो विंडो क्या है देख लेते हैं। विंडो कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर आपकी स्क्रीन है, एरिया है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो स्क्रीन होती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ये विंडो एक वर्चुअल स्क्रीन है जो आपको एक कागज या फिर एक खिड़की प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने काम कर सके। अलग अलग विंडो, जैसे एक जगह आपका प्रोग्राम की एडिटिंग चल रही है, एक जगह आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। विंडो को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ये क्लाइंट पार्ट हो जाएगा, एक नॉन क्लाइंट पार्ट हो जाएगा। क्लाइंट एरिया ये पूरा का पूरा विंडो है, जिसको बॉर्डर और स्क्रॉल बार्स हटा दीजिएगा। और क्लाइंट एरिया प्रोग्रामर को अवेलेबल होता है। नॉन क्लाइंट एरिया ये विंडो मैनेजर के कंट्रोल में होता है। तो विंडो मैनेजमेंट सर्विस और या सिस्टम की बात की जाए, ग्राफिकल इंटरफेस, उसमें बहुत सारी विंडोज हो सकती हैं। तो अब इन सारी विंडोज को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए विंडो मैनेजमेंट सिस्टम की उत्पत्ति हुई। जीयूआई जो है विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही बनाए जाते हैं। एक तरीके से रिसोर्स मैनेजर है, ये ट्रैक रखता है कि स्क्रीन का सोर्स रिसोर्स क्या है और डिफरेंट अलग अलग विंडोज को कौन सा यूज हो रहा है वो स्क्रीन में दिखाया जाता है। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से समझे आप, तो डब्ल्यूएमएस को आप एक यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं। तो ये केवल रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करता, बल्कि जो बेसिक बिहेवियर है, काम है विंडोज के, वो भी करता है। इसके अलावा प्रोवाइड सेवरल यूटिलिटी, आपको बहुत सारे यूटिलिटी या रूटीन्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, ताकि यूजर के साथ एक इंटरफेस हो सके डेवलपमेंट के बाद। डब्ल्यूएमएस जो विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके जो डिजाइनर के लिए क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है। पहली चीज तो ये बेसिक बिहेवियर, विंडो का मूव करना, बंद करना, रिसाइज करना, आइकॉनिफाई करना। इसके अलावा आप विंडोज को मॉडिफाई भी करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके एट्रीब्यूट चेंज करेंगे। डब्ल्यूएमएस के दो पार्ट होते हैं विंडो मैनेजमेंट सिस्टम के। एक विंडो मैनेजर होता है, एक विंडो सिस्टम होता है। ये विंडो मैनेजर है, ये विंडो सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए आप इससे डील करेंगे। तो यूजर विंडो मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा। बहुत सारे विंडो रिलेटेड ऑपरेशन किए जा सकते हैं, विंडो की रिपोजिशनिंग की जा सकती है, विंडो को रिसाइज किया जाता है, आइकॉनिफिकेशन किया जा सकता है। और विंडो मैनेजर ये स्क्रीन की रियल एस्टेट पॉलिसी एक तरीके से मैनेज करता है। विंडो मैनेजर ये विंडो सिस्टम के ऊपर बना हुआ है और इट मेक्स यूज ऑफ बेसिक सर्विसेज। जो विंडो सिस्टम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका ये उपयोग करता है। इसके अलावा विंडो मैनेजर ये भी आपको बताता है कि विंडो का लुक और फील क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा। बहुत सारे विंडो मैनेजर, सेवरल काइंड्स ऑफ विंडोज मैनेजर एक ही विंडो सिस्टम पे बनाए जा सकते हैं। विंडो मैनेजर ये एक सेशन प्रोग्राम है जो एक तरीके से सर्विसेज जो विंडो सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको कंज्यूम करेगा या यूज करेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो इस विंडो सिस्टम को इन्वोक करेंगे, इन्वोक द विंडो सिस्टम, जो यूजर रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके फंक्शंस है उसके लिए। विंडो सिस्टम ये आपको बहुत सारे रूटीन्स प्रोवाइड करेगा प्रोग्रामर को, लेकिन कभी कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इतने सारे आपके रूटीन्स कम्बरसम हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास एक और इसका जो निजात है वो है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जिसे हम विजेट्स कहते हैं। तो बहुत सारे डब्ल्यूएमएस ये हमको हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, विजेट जिसे हम कहते हैं। तो विजेट होता क्या है? विजेट एक शॉर्ट फॉर्म है विंडो ऑब्जेक्ट का। यहाँ से विंडो विजेट विंडो ऑब्जेक्ट से लिया गया है। ये एक विजेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप मान सकते हैं इंटरफेस डिजाइन का। ऑब्जेक्ट होते क्या है? ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से वाबस्ता है तो ऑब्जेक्ट में आपके फंक्शंस होते हैं और फील्ड्स होती हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो किसी डेटा पे काम करेंगे। तो विजेट जो डेटा हो सकता है इस विंडो ऑब्जेक्ट में जो विजेट है उसमें आपके ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे साइज, लोकेशन। उन एट्रीब्यूट और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं जो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर यूज करें। फिर इनके ऊपर ऑपरेशन, जैसे रिसाइज करना है, मूव करना है, ड्रॉ करना है, तभी बैकग्राउंड फोरग्राउंड कैसे चेंज होगा। विजेट के एडवांटेज क्या है? विजेट का सबसे
ईजी और सबसे बेहतर आपका एडवांटेज है, ये आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज सिस्टम में। इसके अलावा यूजर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और परफॉर्मेंस बढ़ता है कम से कम मेहनत में। एक और चीज, विजेट आपको ये बताता है, एक यूजर को फैमिलियर बनाता है इससे कि आप वो इंटरफेस आप कैसे यूज करने वाले हैं। आप इस नॉलेज को आगे भी बढ़ा सकते हैं दूसरे इंटरफेस में, और इस तरीके से लर्निंग टाइम आपका बहुत एक्सटेंड तक कम हो जाता है। तो हम इस नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसके बारे में, विजेट के बारे में और बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमने आज क्या किया। यूजर इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, और जो हमने आज अलग अलग इंटरफेस डिजाइन की बात की और फिर डिजायरेबल प्रॉपर्टी देखिए एक अच्छे यूजर इंटरफेस के क्या होने चाहिए। 3 टाइप के इंटरफेस हमने देखे, कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू बेस्ड इंटरफेस, आइकॉनिक हमने देखे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीनों के हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि मॉडर्न इंटरफेसेस इन तीनों का उपयोग करते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने विंडो मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, उसमें विंडो मैनेजर होता है, विंडो सिस्टम होता है। हमने विजेट की बात की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूआई डिजाइन की। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो यूजर इंटरफेस पोर्शन होता है, जीयूआई जिसे हम कहते हैं, या यूजर इंटरफेस ही कहते हैं, आजकल जीयूआई हो गया है। ये सारा जो इंटरेक्शन होगा यूजर का सॉफ्टवेयर के साथ, वो इस यूजर इंटरफेस से होता है। हमने 3 टाइप के देखे थे। इसमें हमने सबसे पहला देखा था जो कमांड लाइन था, फिर दूसरा हमने देखा था जो मेन्यू बेस था, तीसरा हमने देखा था जो आइकॉनिफाई था, आइकन्स के बेस पे। हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा। क्या आप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं या फिर बता सकते हैं जिसमें यूजर इंटरफेस ना हो? मिनिमम कहीं ना कहीं से तो इनपुट होगा ही होगा। लेकिन पहले जमाने में जब कंप्यूटर्स आए थे, तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ये यूजर इंटरफेस की बात थी ही नहीं था। तो सारे जो कंप्यूटर थे वो बैच सिस्टम पे थे, यानी कि आप एक बार काम दे दीजिए उन्हें और वो एक साथ करते रहते थे। यानी कि एक प्रोग्राम इनपुट कर दीजिए, एक सॉफ्टवेयर का एक कोड चला दीजिए, और उसके बाद वो सारे बैच की तरह काम करता था। यूजर का इंटरेक्शन वहां सपोर्टेड नहीं था, या फिर बिल्कुल ही मिनिमम था, ना के बराबर। बट आज चीजें चेंज हो गई हैं। आज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में इंटरेक्शन यूजर का बहुत बढ़ गया है। तो यूजर क्या करता है, यूजर इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से। तो यूजर इंटरफेस पोर्शन वो होता है जो यूजर के लिए रेलिवेंट होता है। यूजर को अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं, आपने क्या इफेक्ट लगाया है, आपने क्या स्विच लगाया है, इसके बारे में यूजर को कोई जानकारी नहीं, ना जानकारी होनी चाहिए। उसने तो बस 2 नंबर इनपुट किए और ऐड का बटन दबा दिया या ऐड बोल दिया। ऐड हो जाना चाहिए। अपने आप किस तरीके से ऐड किया है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजाइनर की और इम्प्लीमेंटर की। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर है वो उनके यूजर इंटरफेस के तहत, उनके खूबसूरती, उनकी बनावट, उनके डिजाइन के हिसाब से जाने जाते हैं। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन अब केवल एक नाम मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि हम सबको एड्रेस करनी है। एस्थेटिक मतलब होता है कि सजावट। तो डिफिकल्ट एक यूजर इंटरफेस के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां आप यूजर एरर्स की बात करते हैं, तो अगर आपने एस्थेटिक्स ठीक से नहीं किया, डिजाइनिंग नहीं की है, तो एरर्स बहुत बढ़ जाते हैं, और एरर बढ़ेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा यूजर का। यूजर इरिटेट हो जाएगा अगर आपका यूजर इंटरफेस ही गलत तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में काम करने लगे। कुछ ऐसी चीजें जो इंट्यूटिव हो, यानी कि अगर मैंने ए प्लस बी किया तो एडिशन का रिजल्ट आना चाहिए मुझे। अगर वो मुझसे पूछने लगे कैसे एडिशन करना है आपको रिलेशनल एडिशन करना है, आपको सिंपल एडिशन करना है, आपको अर्थमेटिक एडिशन करना है, आपको कॉम्प्लेक्स एडिशन करना है, तो फिर मुश्किलात हो जाएगी। इसीलिए अब यूजर इंटरफेस पे डेवलपमेंट का काफी भार है, और डेवलपमेंट काफी समय इसमें व्यतीत करता है। बल्कि कुछ ऐसे इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें करीबन 50% समय आपका यूजर इंटरफेस पार्ट को दे दिया जाता है। यूजर इंटरफेस यदि ठीक से डेवलप नहीं किया गया, अगर इस पे मेहनत नहीं की गई, इसको अच्छे से नहीं बनाया गया, तो सीधी सी बात है कि कस्टमर या आपके जो इसको प्रयोग करने वाले हैं वो दुखी होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, और उसका अगर आप बिजनेस में मार्केट कर रहे हैं इस चीज को, तो उस पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। इसीलिए यूजर इंटरफेस डिजाइन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो गुड इंटरफेस, अच्छा इंटरफेस क्या होता है? अगर आप अच्छा इंटरफेस नहीं बनाते हैं, तो अगर आप डिजाइन नहीं जानते यूजर इंटरफेस का, तो आप कभी भी एक अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं बना सकते। तो पहले जो अच्छा यूजर इंटरफेस है उसके प्रॉपर्टीज, उनकी जो एस्पेक्ट्स है उनको समझ लें। पहला तो ये स्पीड ऑफ लर्निंग होना चाहिए उसमें, यानी कि स्पीड ऑफ लर्निंग कैसी होनी चाहिए।
ईजी होना चाहिए यूजर इंटरफेस। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि पुट ऑफ हो जाते हैं। पुट ऑफ का अर्थ होता है कि उनका ध्यान, मन वहां से हट जाता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स या सिमेंटिक्स दे दी, सिंपल काम के लिए भी आपने अगर कॉम्प्लेक्स कमांड रख दी है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यूजर इंटरफेस है, अच्छा है, तो यूजर को कमांड याद नहीं रखना चाहिए। ऐसे कमांड होने चाहिए जो उसके टिप्स पे आ जाए, उसके दिमाग में आ जाए, उसकी जबान में आ जाए। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि मान लीजिए एक यूजर एक जगह उसने कुछ कमांड दिया 2 को ऐड करने का। अब उसे पता है कि ऐड के लिए ऐड यूज हुआ है, आपने अगर ऐड दिया है तो सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्ट एसयूबी या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, इसकी जगह माइनस लिख दिया, तो ये इंट्यूटिव नहीं होगा। तो जो चीज नॉर्मल लाइफ में चल रही है या यूजर के लिए इजी हो, समझ हो, और वो आराम से इंट्यूटिवनेस यानी कि जो नॉर्मल समझ है उससे वो समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो कंसिस्टेंसी वो कहती है। दूसरा, यूजर कैन लर्न अबाउट एन इंटरफेस फास्टर। अगर आप चाहते हैं कि यूजर बहुत तेज, बहुत जल्दी से इसे समझ सके, तो आपको उन्हें रियल लाइफ के, जैसे अभी मैं पहले बता रहा था, रियल लाइफ के शब्द देने हैं जिन्हें हम मेटाफर्स कहते हैं, जिससे वो फेमिलियर है। अगर वो चीजें आप डालेंगे या अपने यूजर इंटरफेस में देंगे तो बहुत बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए एक टेक्स्ट एडिटर है, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर बनाए, तो इससे पहले यूजर कागज पे काम करता था, पेंसिल पेन से काम कर रहा था, इरेजर से काम करता था, तो वो जो वहां कर रहा था वही अगर आपने यहाँ पर लाके रख दिया तो उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज हो जाएगी, उसको कुछ नई चीज सीखनी नहीं पड़ेगी। इंट्यूटिव कमांड नेम्स जो कि दिल से आ रहे हैं, दिमाग से आ रहे हैं, समझ से आ रहे हैं, एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, और सिंबलिक कमांड जो कि आप प्रोसीजर या फंक्शन जब चलाएंगे तो उस प्रोसीजर से रिलेटेड, उससे पूरी तरीके से वाबस्ता आप सिंबलिक कमांड यूज आपको करना चाहिए। टाइम और एफर्ट ये बहुत जरूरी है। अगर स्पीड ऑफ यूज अगर आप देखें कि कितना तेजी से यूज कर रहे हैं आपके यूजर, तो टाइम और एफर्ट आप अगर देखें कि कितना समय लग रहा है उसको, और जो टाइम और एफर्ट लगना चाहिए, समय और जो उसकी मेहनत है, वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बैड इंटरफेस का एग्जांपल समझिएगा। अगर आपने लेंदी कमांड दे दी है, कमांड ऐसे दी है जिसमें आप एक जगह तो यहाँ माउस मूव करा रहे हैं और एक जगह यहाँ करवा रहे हैं, तो ये अच्छा इंटरफेस नहीं है। ये ऑपरेशन जो स्पीड है यूजर की उसको ड्रास्टिकली कम कर देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि स्पीड ऑफ रिकॉल भी हो, यानी कि जो उसने यूज किया है और 10 दिन बाद वो करता है, महीने बाद करता है, बल्कि 6 महीने बाद करता है, तो क्योंकि वो मेटाफर्स आपने यूज किए हुए, रियल लाइफ चीजें यूज की है, इंट्यूटिव कमांड नेम यूज किए हैं, सिंबलिक कमांड्स यूज किए हुए, तो आराम से चीजों को रिमेंबर कर सकेगा, याद रख सकेगा, और उनका फिर आराम से दोबारा जब वो आएगा कुछ समय के अंतराल के बाद, तो उसका आराम से उपयोग कर सकता है। एरर रेट के बारे में समझिएगा। एरर का मतलब ये है कि अच्छा यूजर इंटरफेस कभी भी एरर्स जो यूजर करते हैं उसको कम से कम रखेगा, स्कोप ही कम रखेगा। अगर आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग यूजर्स कितने एरर्स कर रहे हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, तो उससे एरर रेट का पता चल सकता है। एरर जो मॉनिटरिंग है, एरर को जानना, उसको समझना, उसको कैलकुलेट करना, ये ऑटोमेट किया जा सकता है, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस टाइप के एरर हो रहे हैं, और उसके बाद वो स्टेटिस्टिक्स आप दिखा सकते हैं किस तरीके के एरर ज्यादा हो रहे हैं। आजकल के अगर आप सॉफ्टवेयर देखें तो उसमें जब भी एरर आती है तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर या कुछ एरर आता है, और वो कहते हैं कि डू यू वांट टू सेंड रिपोर्ट, यानी कि वो एरर जो है उसकी एक लॉग बन के, एक लॉग फाइल बन के वो आपके जिसने बनाया उसके पास चल जाएगी, तो वो उस एरर पे काम करके उसको दूर कर सकता है। किस तरीके से हम एरर पॉसिबिलिटीज को दूर करेंगे, कम करेंगे? कमांड नेम आपके कंसिस्टेंट हो, कमांड इश्यू जो आप कमांड कर रहे हैं, जैसे प्रोसीजर चलेंगे, फंक्शन चलेंगे, वो आपके कंसिस्टेंट हो। इसके अलावा जो एक जैसे कमांड है वो उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो, जो कमांड आप देने जा रहे हैं वो सिंपल हो, वो इससे आपका काम बनेगा। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस यानी किसी के प्रति आपका लगाव। एक अच्छा यूजर इंटरफेस, उससे मोहब्बत तभी होगी आपको जब वो आपका ध्यान एकदम से खींच ले या सुंदर लगे आपको। इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज काफी सक्सेसफुल है बनिस्बत की टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस के। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत जरूरी है कि आप यूजर को उसके सोच के अनुसार चीजें दें। तो इसके लिए अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग, स्पीड ऑफ रिकॉल और एरर रेट, इन तीनों में आपको इजाफा होगा। फीडबैक समझिएगा इसको। फीडबैक क्या होता है? यूजर इंटरफेस फीडबैक देता रहे। मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस चला दिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं आप, C:/ पे, और यहाँ पर आपने कोई कमांड लिख दिया, अब आप बैठ गए, अब आपको पता नहीं क्या हो रहा है,
तो आपका अच्छा यूजर इंटरफेस से बताता रहे, या तो परसेंटेज बताता रहे इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, या बताता रहे कि ये होने वाला है, या कोई एरर आ गई तो बता दे। पीरियोडिकली यूजर को बताता रहे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज अगर आप करेंगे तो जो प्रोग्रेस होगी वो यूजर समझ सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कंप्यूटर में, तो एक नया यूजर, एक ऐसा यूजर जो अभी अभी बालकपन में है, जो नया है, जिसने अभी एक्सपीरियंस नहीं गेन किया आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे जो पहली बार यूज करें वो नवाइस ही तो होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो सीधा सिस्टम शट डाउन करके या कुछ कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करके करने लगेंगे अगर विंडोज में है तो। मल्टीपल स्किल लेवल, इसको आपको ये देखना है कि आपके यूजर्स, अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो हमारे यहाँ क्या है कि कुछ गरीब है, कुछ मिडिल लेवल क्लास के लोग आते हैं, कुछ हायर क्लास होते हैं जिनके पास काफी पैसा है। जब सरकार कोई ना कोई रूल बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो इन तीनों को ध्यान में रखे बनाती है। ऐसे ही जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको तीनों को ध्यान रखना है। कैसे? जो नए हैं, जो मॉडरेट यूजर है, जो एक्सपीरियंस यूजर है, तीनों को ही अच्छा लगना चाहिए, तीनों को ही अच्छा लगना चाहिए। तो इसीलिए आप क्या चीज दे रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हर यूजर उसको किस तरीके से अपने अनुसार सही पाता है। अगर आपने क्रिप्टिक कमांड नेम, ऐसे कमांड नेम दे दिए जो बड़े क्रिप्टिक है, मतलब बड़े छुपे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कमांड्स है, तो नवाइज जो नया यूजर है उसे बड़ी दिक्कतों का सामना होगा। इलाबरेट कमांड, बड़े बड़े कमांड, तो ये तो एक तो प्रोसीजर को तो कमांड देने के लिए बाध्य, आपको बाध्य करेंगे ही, और जब यूज करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, अरे ये क्या क्या लिखवा रहे हैं, ये चीज है। अगर एक बार यूजर इंटरफेस से कोई यूज टू हो गया तो आपको ना हॉट कीज और मैक्रोज भी देने पड़ेंगे कि चलिए अब आप सीख गए, अब आप फास्ट काम करिए। मान लीजिए मैं ऐड करता था, इसके लिए आपने एडिशन कमांड दे दिया मुझे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एडिशन पूरा पूरा लिख रहा हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे प्लस इज इक्वल टू, ये दे दें, तो अगली बार वो इसको यूज कर सकता है इतना बड़ा लिखने की जगह। तो हॉट कीज आप दे सकते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, ऐसा होता है ना, वो चीज हॉट कमांड कहलाती है। दूसरा एरर रिकवरी, अगर मान लीजिए कोई एरर हो जाता है तो किस तरीके से उससे बाहर आना है। एक अच्छा इंटरफेस यूजर को, एक तो मिस्टेक जो हो गई उसको अंडू करने की फैसिलिटी दे। आपने सबने टेक्स्ट एडिटर यूज किया होगा, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या होता है, जो चीज हो गई है वो गलती हो गई है अगर मान लीजिए, तो उसको वो एक लेवल पीछे ले जाता है, तो बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं होती। आपको याद होगा जब सबसे पहले मोबाइल आए थे, शायद आप लोग जो सुन रहे हो नए अगर है, जब सबसे पहले मोबाइल आया करता था तो आप मैसेज टाइप करते थे, और कुछ भी गलती होगी तो सारा मैसेज दोबारा टाइप करना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, चीजें डेवलप हो गई है। अगर छोटी सी एरर से भी अगर कोई यूजर रिकवर ना हो पाए तो बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। इसके अलावा यूजर गाइडेंस और ऑनलाइन हेल्प, तो यूजर को अब ऑनलाइन हेल्प भी चाहिए, वो मदद चाहता है, कहीं फंस गया तो क्या करेगा। आजकल तो गूगल है, पहले नहीं होता था, गूगल पे टाइप करें उसमें पूरी रेलिवेंट आंसर भी आपको नहीं मिल पा रहे। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सिस्टम और गाइडेंस और एरर मैसेज में ही गाइडेंस होना चाहिए कि देखिए आप ये एरर आया है, इसकी सोल्यूशन ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये सोल्यूशन हो सकता है। जेनेरिक हेल्प मैसेज ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। जेनेरिक यानी कि कोई आपने दे दिया एरर 1068 कुछ ऐसा शब्द लिख दिया, एरर डंप, अब ये क्या समझ में आएगा किसी को। ऐसा दीजिए जो समझ में भी आए और जिसके ऊपर यूजर कोई एक्शन भी ले सके। अच्छा ऑनलाइन हेल्प अगर आपने दिया है तो ये यूजर के लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको समझना, और वो इनको यूज कर सकता है। केवल आप जो चीजें आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में दी हुई है, अगर उसी को कॉपी कर दिया यूजर मैनुअल में तो फायदा नहीं होगा। यूजर मैनुअल मतलब ये होता है कि ये एक्सप्लेनेटरी चीज होती है जो यूजर उसे समझ पाया पढ़ के, विद एग्जाम्पल्स। गाइडेंस मैसेज, यूजर को प्रॉम्प्ट करें कि भाई आप ये एक्शन लीजिए, ये एक्शन नहीं लेना है, करंट स्टेटस क्या है और अभी तक प्रोग्रेस क्या होगा, ये गाइडेंस मैसेज आपको देने पड़ेंगे। तो अच्छा गाइडेंस मैसेज क्या होगा, जिसमें अलग अलग सोफिस्टिकेशन वाले जो यूजर्स हैं उनको अलग अलग आप गाइडेंस मैसेज दे रहे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हैं। और ये भी ऑप्शन देना चाहिए कि आप उसको बंद भी कर सकें। ऐसा ना हो कि यूजर एकदम परेशान हो जाए ना। अगर कोई एक्सपीरियंस यूजर है, वो जानता है कि मुझे क्या करना है, और उसके बाद भी आप उसको बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ योर गुड इंटरफेस। एरर मैसेज पोलाइट होने चाहिए, ऐसा कोई शब्द यूज मत करिए, या फिर बड़े बड़े एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगा देते हैं लोग बहुत सारे यूं करके, एरर, और डर जाए एक बार में देखते ही। शांत, सटल और बहुत मोहब्बत भरा एक पैगाम होना चाहिए जिसको यूजर समझ देख के एम्बैरस ना हो, मतलब शर्मिंदा ना हो जाए। और आप ये भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एरर को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आप उसी समय एक ऐसा हेल्प ऑप्शन दे सकते हैं जिससे वो सीधा उस प्रॉब्लम में पहुंच जाए, सोल्यूशन, कोई एरर उसको मिले तो वो उसको सोल्यूशन या उसको सॉल्व करने में अपने आप को कंफर्टेबल माने। इम्प्रॉपर एरर मैसेज कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि अगर आपने ऐसे दिया तो पहले ही घबरा जाएगा।
अब मोड बेस्ड और मोडलेस इंटरफेस, ये मोड एक स्टेट होता है या कलेक्शन ऑफ स्टेट होता है। तो मोड अलग होते हैं, आज इस मोड में है, आज वो एक्शन मोड में है, आज वो ड्रामा मोड में है, उसी मोड की बात चल रही है। तो अलग अलग जो आपके मोड हैं वो कमांड्स अलग अलग मोड में अवेलेबल होते हैं आपके। और जो मोडलेस इंटरफेस है उसमें क्या होता है कि एक ही कमांड होंगे, हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर अलग अलग आपको मिलेंगे, यहाँ एक जैसे मिलेंगे। तो जो मोड बेस्ड इंटरफेस होता है, ये इसमें डिफरेंट कमांड, जैसे मैंने बताया आपको, हर एक बार में मोड के हिसाब से अलग अलग होता है। और पास्ट सीक्वेंस, ये देखिए जो पास्ट सीक्वेंस है यूजर कमांड के, उस पे ये अपने आप को डिसाइड करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मोड बेस्ड इंटरफेस ये आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बताता है, यानी कि हर एक नोड यानी हर एक स्टेट, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और हर एक नोड जो डायग्राम में है उसमें मीनिंगफुल नेम आप दे सकते हैं या होता है। ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो चीज़ आपको बनानी है जब डिजाइन करेंगे, तो इसका खास ध्यान रखें। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस पर बड़ी चर्चा होती है। तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जिसमें आप यूजर को काफी सारे एक मेन्यूज या इस तरीके से चीज दे देते हैं। और जीयूआई का एडवांटेज ये क्या है कि एक साथ यूजर काफी चीजों से इंटरेक्ट कर सकता है, अनरिलेटेड एप्लीकेशन भी एक साथ चला सकता है। और आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन अगर है या सिंबलिक मैनिपुलेशन है, वो भी पॉसिबल हो जाते हैं जीयूआई में। तो सिंबलिक इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन की जहां मैं बात कर रहा हूँ, वहां से एक आइकन आप खींचिए, दूसरे में डाल दीजिए, तो काफी अपीलिंग होता है और आदमी आराम से इसको समझ सकता है। आपके सामने आइकन है, आपको पता है क्रॉस लगाए तो बंद है, राइट लगाए तो टिक है, तो सही है। एक जीयूआई अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली मेन्यू सिलेक्शन आप दे सकते हैं, जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस का आप यूज कर सकते हैं। और पॉइंटिंग जो डिवाइस है ये आपके कमांड को लिखने की जो परेशानी है उससे बचाता है। लेकिन जीयूआई के साथ एक चीज है कि आपको सिस्टम जो चाहिए बहुत अच्छे चाहिए, जिसमें स्पेशल इनपुट डिवाइसेस आप यूज करेंगे। पर जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है वो आराम से आप किसी भी चीप या बहुत हल्के टर्मिनल पे, जिसे हम क्लाइंट सिस्टम्स बोलते हैं, उसमें चला सकते हैं। जबकि ग्राफिकल टर्मिनल्स है वो एक्सपेंसिव होते हैं अल्फान्यूमेरिक टर्मिनल्स के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि आजकल टर्मिनल्स सस्ते हो गए हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई डमी क्लाइंट रखें। अब आपके पास बिट मैप हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस आ गए हैं और अमाउंट जो है वो जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी अच्छा हो गया, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप टेक्स्ट बेस ही बनाएं। जीयूआई बनाना भी ठीक रहेगा, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने जीयूआई पे। तो आज की बात यहीं तक। जीयूआई के बारे में और भी बात बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।